नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अंकों, रैंक और रिजल्ट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस केवल एक मनोवैज्ञानिक शब्द नहीं रहा, ये जीवन जीने की अनिवार्य क्षमता बन चुका है। और यह आवश्यकता केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि माता पिता के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी और हम सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सफल हों, वे अच्छे अंक लाएं, अच्छा करियर बनाएं, समाज में नाम कमाएं और जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन इस सफलता की दौड़ में हम कई बार एक मूलभूत सत्य भूल जाते हैं कि सफलता की असली नींव केवल IQ नहीं होती, बल्कि EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। IQ हमें सिखाता है समस्या कैसे हल करें, लेकिन EQ हमें सिखाता है समस्याओं के बीच खुद को कैसे संभालें। आज का छात्र केवल पढ़ाई नहीं कर रहा, वो दबाव झेल रहा है, माता पिता की अपेक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं का तनाव, भविष्य की अनिश्चितता, सोशल मीडिया पर तुलना, इन सब के बीच कई बार उसका मन थक जाता है। वो मुस्कुराता है पर भीतर से दबाव में होता है, वो पढ़ता है पर भीतर डरता भी है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका शुरू होती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना, उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखना। ये प्रस्तुति एक दयालु मार्गदर्शिका है माता पिता, शिक्षकों और काउंसलरों के लिए, ताकि हम बच्चों को केवल पढ़ाएं नहीं, बल्कि उन्हें समझें, संभालें और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएं। ये प्रस्तुति राजीव और जगवंत द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी पहल के अंतर्गत तैयार की गई है, एक ऐसे उद्देश्य के साथ कि हम अपने छात्रों को केवल अकादमिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी सशक्त बना सके। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, इसे केवल सुने ही नहीं, बल्कि अंत तक ध्यान से सुने और उससे भी महत्वपूर्ण इस पर कार्यवाही करें। क्योंकि जब हम बच्चों का EQ विकसित करते हैं तो हम उन्हें केवल सफल नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों के लिए सक्षम बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र जीवन से लड़ना सीखें, चुनौतियों का सामना करना सीखें, गिरकर फिर उठना सीखें, हारना नहीं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर आते हैं जिसे समझे बिना हम बच्चों की सहायता नहीं कर सकते, और वो है आज के किशोरों के जीवन में मौजूद वास्तविक दबावों को समझना। आज का छात्र जिस दौर से गुजर रहा है, उसे यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वो है दबावों का लगातार चलता हुआ तूफान। ये दबाव केवल पढ़ाई का नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर एक साथ काम कर रहा है। यही कारण है कि कई बार सबसे मेधावी और सक्षम छात्र भी भीतर से अभिभूत हो जाते हैं। जरा एक सामान्य उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक छात्र है आर्यन। वो पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा है, स्कूल में उसके अंक भी अच्छे आते रहे हैं, लेकिन अब वो जी की तैयारी कर रहा है। घर में रोज ये कहा जाता है कि उसे IIT में ही जाना है। कोचिंग में उसकी तुलना अन्य छात्रों से की जाती है। स्कूल कहता है कि बोर्ड परीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब आर्यन पढ़ तो रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक अदृश्य डर भी पड़ रहा है, असफलता का डर, अपेक्षाएं पूरी न कर पाने का डर। इसी तरह एक और उदाहरण ले सिया का। वह नीट की तैयारी कर रही है, वो मेहनत कर रही है, लेकिन हर मॉक टेस्ट में उसकी रैंक ऊपर नीचे होती रहती है। धीरे धीरे उसके मन में विचार आने लगते हैं, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो क्या होगा, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा। अब समस्या केवल पढ़ाई नहीं रहती, बल्कि भविष्य की अनिश्चितता का भय उसके मन पर हावी होने लगता है। जी, नीट, क्लाट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं केवल परीक्षाएं नहीं रह गई हैं, उन्हें जीवन का निर्णायक मोड़ बना दिया गया है। करियर की संभावनाएं, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब का बोझ एक किशोर मन पर आ जाता है जो अभी भावनात्मक रूप से पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ होता। सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि छात्र यह समझ ही नहीं पाते कि कौन सा तनाव सामान्य है और कौन सा हानिकारक। परीक्षा से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि बच्चा सो नहीं पा रहा, लगातार नकारात्मक सोच रहा है, खुद को असफल मानने लगा है, तो यह अति सोच है जो आगे चलकर चिंता या अवसाद का रूप ले सकती है। किशोरावस्था स्वयं में एक संक्रमण काल है, बचपन से वयस्कता की ओर यात्रा। इस समय उनकी भावनात्मक शब्दावली विकसित हो रही होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे जो महसूस कर रहे हैं उसे किस शब्द में व्यक्त करें। वे कहना चाहते हैं कि वे परेशान हैं, डरे हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते, इसलिए वे चुप हो जाते हैं। अब यदि हम दबाव के मुख्य स्रोतों को देखें तो सबसे पहले माता पिता की अपेक्षाएं आती हैं। प्रेरणा देने का प्रयास कई बार अनजाने में दबाव में बदल जाता है। इसके बाद अकादमिक प्रतिस्पर्धा, जहां बच्चा खुद को प्रतिशत और रैंक से मापने लगता है।
फिर करियर की अनिश्चितता, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा। साथियों से तुलना भी एक बड़ा कारण है, जहां दोस्त की सफलता प्रेरणा के बजाय हीन भावना बन जाती है। कई बच्चे स्वयं अपने लिए इतने ऊंचे मानक तय कर लेते हैं कि छोटी सी असफलता भी उन्हें भीतर से तोड़ देती है। और आज के समय में सोशल मीडिया इस दबाव को और बढ़ा देता है, जहां हर किसी का जीवन परिपूर्ण दिखाई देता है और बच्चा स्वयं को पीछे मानने लगता है। कुल मिलाकर आज का छात्र केवल पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि अपेक्षाओं, तुलनाओं, अनिश्चितताओं और डिजिटल प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसे केवल मार्गदर्शन नहीं, बल्कि समझ, सहानुभूति और भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है। अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विरोधाभास को समझते हैं, जो आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सामान्य हो चुका है, लेकिन उतना ही चिंताजनक भी है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो छात्र पढ़ाई में बुद्धिमान है, जो जटिल विषयों को समझ सकता है, कठिन प्रश्न हल कर सकता है, वही जीवन की चुनौतियों को भी आसानी से संभाल लेगा। लेकिन वास्तविकता कई बार इससे बिल्कुल अलग होती है। आज हम देखते हैं कि कई संघर्षरत छात्र अकादमिक रूप से अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। उनकी संज्ञानात्मक क्षमता बहुत तेज होती है। वे गणित के कठिन प्रश्न हल कर लेते हैं, विज्ञान के जटिल सिद्धांत समझ लेते हैं, तार्किक विश्लेषण में कुशल होते हैं। समस्या समाधान कौशल भी उनमें उत्कृष्ट होता है। लेकिन जब बात अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और संभालने की आती है, तो वही छात्र असहाय दिखाई देते हैं। जरा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र है, विवेक। वो स्कूल में हमेशा टॉपर रहा है। गणित और फिजिक्स में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन जब वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करता है, तो पहली बार उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। मॉक टेस्ट में उसके अंक अपेक्षा से कम आने लगते हैं। अब यहाँ उसकी समस्या पढ़ाई की नहीं, बल्कि भावनात्मक प्रतिक्रिया की हो जाती है। वो सोचने लगता है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं असफल हो जाऊंगा, शायद मैंने अपने माता पिता को निराश कर दिया। अब देखिए, उसके पास बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन भावनाओं को संभालने की क्षमता विकसित नहीं है। यहीं से दूसरी समस्या शुरू होती है, वयस्कों की प्रतिक्रिया। जब ग्रेड गिरने लगते हैं, तो सामान्यतः माता पिता और शिक्षक ये समझने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। वे यह नहीं पूछते कि वो भावनात्मक रूप से कैसा महसूस कर रहा है। इसके बजाय अकादमिक दबाव और बढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है, और मेहनत करो। अध्ययन के घंटे बढ़ा दिए जाते हैं, कोचिंग बढ़ा दी जाती है, मॉक टेस्ट जानबूझकर कठिन बना दिए जाते हैं, ये सोचकर कि बच्चा वास्तविक परीक्षा के दबाव के लिए तैयार हो जाएगा। कई बार उसकी स्वतंत्रता भी सीमित कर दी जाती है। मोबाइल बंद, बाहर जाना बंद, मनोरंजन बंद। लेकिन होता क्या है, ये दृष्टिकोण कई बार नाटकीय रूप से उल्टा पड़ जाता है। बच्चा पढ़ाई से नहीं, बल्कि दबाव से टूटने लगता है। उसका आत्मविश्वास गिरता है, वो खुद को अयोग्य मानने लगता है। पढ़ाई अब ज्ञान नहीं, भय का स्रोत बन जाती है। यही हमें एक मूलभूत अंतर समझने की आवश्यकता है। छात्रों के पास क्या है? उनके पास अकादमिक बुद्धिमत्ता है, संज्ञानात्मक क्षमता है, समस्या समाधान कौशल है। लेकिन छात्रों को क्या चाहिए? उन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता चाहिए, आत्म जागरूकता चाहिए, तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लचीलापन चाहिए। उन्हें ये सिखाने की आवश्यकता है कि असफलता अक्षमता का प्रमाण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि अंक उनका मूल्य निर्धारित नहीं करते, और उन्हें यह अनुभव कराने की आवश्यकता है कि वे केवल परिणामों के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी स्वीकार किए जाते हैं। जब हम अकादमिक बुद्धिमत्ता के साथ भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संतुलन बनाते हैं, तभी हम वास्तव में एक सक्षम, संतुलित और जीवन के लिए तैयार छात्र का निर्माण कर पाते हैं। अब हम उस मनोवैज्ञानिक चक्र को समझते हैं, जिसमें फंसकर कई विद्यार्थी धीरे धीरे भीतर से टूटने लगते हैं। इसे हम कहते हैं डर और निराशा का दुष्चक्र। ये दुष्चक्र अचानक शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत सूक्ष्म होती है, एक छोटे से संघर्ष से। मान लीजिए एक छात्र है, आदित्य। वो मेहनती है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रयासों के बावजूद उसके ग्रेड कम आने लगते हैं। पहले जो अंक उसे आत्मविश्वास देते थे, अब वही अंक उसे असमंजस में डालने लगते हैं। यहीं से प्रारंभिक संघर्ष शुरू होता है। अब इस स्थिति में छात्र को सबसे अधिक आवश्यकता होती है समझ, धैर्य और भावनात्मक सहारे की। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। ग्रेड गिरते ही दबाव बढ़ा दिया जाता है। वयस्क ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे के भीतर क्या चल रहा है। इसके बजाय मांगे बढ़ जाती हैं, अधिक पढ़ाई, अधिक टेस्ट, अधिक अपेक्षाएं। मॉक टेस्ट कठिन कर दिए जाते हैं, ये सोचकर कि बच्चा दबाव में मजबूत होगा।
लेकिन कई बार यह रणनीति बच्चे को मजबूत नहीं बल्कि और नाजुक बना देती है। अब धीरे धीरे डर हावी होने लगता है। छात्र सोचने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो, मैंने अपने माता पिता को निराश कर दिया तो, लोग क्या कहेंगे। अब वो पढ़ाई ज्ञान के लिए नहीं, डर से करने लगता है। फिर आता है अगला चरण, मानसिक नाजुकता। पहले से ही दबाव में चल रहा छात्र अब भविष्य को नकारात्मक चश्मे से देखने लगता है। उसे हर रास्ता बंद दिखाई देता है। उसे लगता है कि एक परीक्षा ही उसका पूरा जीवन तय कर देगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है और वो भीतर से टूटने लगता है। यदि इस स्थिति में भी हस्तक्षेप न हो तो छात्र संकट बिंदु की ओर बढ़ सकता है। यह वो अवस्था होती है जहां भावनात्मक बुद्धिमत्ता लगभग टूटने लगती है। कुछ छात्र अत्यधिक अलगाव में चले जाते हैं, कुछ आक्रामक हो जाते हैं, कुछ जीवन से ही निराश हो बैठते हैं। चरम स्थितियों में यह मानसिक स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकता है। लेकिन यहाँ एक आशा की किरण भी है, ये दुष्चक्र रोका जा सकता है। शर्त केवल इतनी है कि हम किशोरावस्था की नाजुकता को पहचानें। ये जीवन का वो संक्रमण काल है जहाँ बच्चा न पूरी तरह बच्चा रहता है, न पूरी तरह वयस्क बन पाता है। उसे दिशा भी चाहिए और सहारा भी। यदि हम दबाव बढ़ाने के बजाय करुणा से हस्तक्षेप करें, यदि हम अंक देखने से पहले मन की स्थिति को समझें, यदि हम परिणाम से पहले प्रयास को सराहें, तो इस दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जब छात्र डर से घिर जाता है और उसे कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाई देता, तब उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है भावनात्मक उपकरणों की, भावनात्मक सहारे की। और यदि वो सहारा समय पर मिल जाए तो संकट टल सकता है और वही छात्र फिर से आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो सकता है। अब हम शिक्षा प्रणाली के एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और वो है सफलता की हमारी संकीर्ण परिभाषा। आज के समय में हमने अच्छे जीवन का रास्ता बहुत सीमित कर दिया है। हम मान बैठते हैं कि यदि बच्चा जी निकाल ले, नीट क्लियर कर ले या क्लाट में चयनित हो जाए तो उसका जीवन सफल है, और यदि ऐसा न हो पाए तो मानो उसके लिए विकल्प ही समाप्त हो गए। यहीं से समस्या शुरू होती है। माता पिता और शिक्षक अनजाने में इन प्रतिष्ठित परीक्षाओं को ही सफलता का एकमात्र मार्ग मान लेते हैं। पूरा ध्यान, पूरा संसाधन, पूरी ऊर्जा उसी दिशा में केंद्रित कर दी जाती है। धीरे धीरे यह एक सुरंग दृष्टि बना देती है जहां हमें केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है और बाकी सारे रास्ते अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना होता। हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसकी आंतरिक पुकार अलग होती है। जरा सोचिए, एक बच्चा है जिसे बचपन से रंगों से खेलना पसंद है। वो स्केच बनाता है, डिजाइन बनाता है, नए पैटर्न सोचता है। लेकिन उसे कहा जाता है ये सब शौक है, पहले जी निकालो। हो सकता है वही बच्चा आगे चलकर एक उत्कृष्ट फैशन डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर बन सकता था। इसी तरह कुछ बच्चे व्यावसायिक सोच लेकर जन्म लेते हैं। वे चीजों को नए तरीके से देखते हैं, अवसर पहचानते हैं, नवाचार करना चाहते हैं। उन्हें नौकरी नहीं, उद्यमिता आकर्षित करती है, लेकिन उन्हें भी पारंपरिक करियर की दिशा में धकेल दिया जाता है। कला और संगीत का क्षेत्र भी अनंत संभावनाओं से भरा है। प्रदर्शन कला, संगीत रचना, संगीत उत्पादन, दृश्य कला, आज ये केवल शौक नहीं, वैश्विक स्तर के करियर विकल्प हैं। भाषाओं का क्षेत्र देखें, जर्मन, जापानी, फ्रेंच, स्पेनिश, अनुवाद, अध्यापन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी भारी मांग है। कई छात्र भाषाओं में स्वाभाविक दक्षता रखते हैं, लेकिन उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता। डिजिटल युग में डिजिटल मीडिया एक विशाल करियर स्पेस बन चुका है। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो प्रोडक्शन, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, ये सब उभरते हुए पेशे हैं। और यदि हम कुशल व्यवसायों की बात करें तो बढ़ईगिरी, पाक कला, तकनीकी कौशल, शिल्पकला, ये केवल पारंपरिक काम नहीं रहे, बल्कि सम्मानजनक और लाभदायक करियर बन चुके हैं। दुखद बात यह है कि अनेक छात्रों के भीतर ऐसे शौक, ऐसे जुनून, ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो पूर्ण करियर बन सकती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। छात्र अपनी सच्ची रुचियां व्यक्त करने से डरते हैं। उन्हें भय होता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। धीरे धीरे उनकी वास्तविक आवाज दूसरों की अपेक्षाओं के शोर में खो जाती है। और जब बच्चा अपनी रुचि के विरुद्ध जीवन जीने लगता है, तब सफलता भी उसे संतुष्टि नहीं दे पाती। इसलिए आवश्यकता है कि हम सफलता की परिभाषा को व्यापक बनाएं। बच्चों को केवल एक ही रास्ते में न बांधें, बल्कि उनकी अद्वितीय प्रतिभाओं को पहचानें, उन्हें सुनें, उन्हें अवसर दें। क्योंकि जब करियर रुचि से जुड़ता है, तभी उत्कृष्टता जन्म लेती है। अब हम उस समाधान की ओर बढ़ते हैं जो आज के विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है।
और वो है मानसिक लचीलापन यानी रेजिलियंस का निर्माण। यदि हम चाहते हैं कि हमारे छात्र केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों में भी सफल हों, तो हमें उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। हमारा प्राथमिक मिशन ये होना चाहिए कि हम छात्रों को ऐसा दृष्टिकोण दें जिससे वे कठिन परिस्थितियों में टूटे नहीं बल्कि और अधिक परिपक्व होकर उभरें। इसके लिए उन्हें एक बहुत शक्तिशाली सत्य को आत्मसात करने की आवश्यकता है कि कुछ भी तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वो वास्तव में समाप्त न हो जाए। जीवन में कोई एक स्कोर, कोई एक प्रतियोगिता, कोई एक असफलता अंतिम सत्य नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से कई छात्र एक परीक्षा को ही जीवन का निर्णय मान लेते हैं। मान लीजिए एक छात्र प्रतियोगी परीक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि उसके भीतर लचीलापन विकसित नहीं हुआ है तो वो इसे अपनी स्थायी हार मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसी असफलताएं अंत नहीं होती, वे केवल सीढ़ी के पत्थर होती हैं, कब्र के पत्थर नहीं। इसलिए हमें छात्रों को ये सिखाना होगा कि वे खुद को पीड़ित नहीं बल्कि योद्धा के रूप में देखें। योद्धा मानसिकता का अर्थ कठोर या भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ है भावनात्मक रूप से जागरूक होना। इसका अर्थ है ये समझ पाना कि कौन सी सोच उत्पादक है और कौन सी विनाशकारी, कब सामान्य चिंता है और कब स्थिति अवसाद की ओर बढ़ रही है, कब असफलता अस्थायी है और कब उसे स्थायी हार मानना गलत होगा। जरा एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी छात्र के अंक कम आते हैं तो पीड़ित मानसिकता उसे कहती है, मैं असफल हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन योद्धा मानसिकता कहती है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार बेहतर रणनीति बनाऊंगा। अंतर केवल सोच का है, लेकिन परिणाम जीवन बदल देता है। योद्धा मानसिकता चुनौतियों से भागती नहीं, उनका सामना करती है। वो कठिनाइयों को स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही आत्मकरुणा भी बनाए रखती है। वो स्वयं को दोष देने के बजाय स्वयं को संभालना सीखती है। वो यह विश्वास रखती है कि अवसर के द्वार हमेशा खुले रहते हैं, बशर्ते हम सजग रहें। ऐसी मानसिकता अस्थायी परिस्थितियों से दबने से इनकार करती है। वो नकारात्मक विचारों को स्वतः सच मानने के बजाय उन्हें चुनौती देती है और उनकी जगह यथार्थवादी तथा सकारात्मक विकल्प स्थापित करती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य समझना आवश्यक है, यह मानसिकता जन्मजात नहीं होती। इसे सिखाना पड़ता है, इसे दिखाना पड़ता है और इसे अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वयस्कों से। जब माता पिता कठिनाइयों में धैर्य दिखाते हैं, जब शिक्षक असफलता को सीखने का अवसर बताते हैं, जब काउंसलर आशा का संचार करते हैं, तभी छात्र सीखता है कि संघर्ष अंत नहीं, विकास की प्रक्रिया है। इस प्रकार जब हम छात्रों में योद्धा मानसिकता विकसित करते हैं, तब हम उन्हें केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करते हैं। अब हम उस चरण पर आते हैं जहां जागरूकता ही बचाव बन सकती है। जब कोई छात्र मानसिक दबाव से गुजर रहा होता है तो वो हमेशा शब्दों में अपनी स्थिति व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उसका मन, उसका शरीर और उसका व्यवहार संकेत देना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उन संकेतों को पहचान सके। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक संकेतों की, यानी सोच से जुड़े संकेतों की। जब छात्र अत्यधिक विचार मंथन करने लगे, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर सोचने लगे, छोटी समस्या को विनाशकारी परिणामों से जोड़ने लगे, तो ये सामान्य चिंता से आगे बढ़ने का संकेत हो सकता है। कई बार वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, बार बार नकारात्मक आत्मा बातचीत करता है, जैसे मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा। कुछ छात्र चिंता और अवसाद के बीच अंतर भी नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि वे बस तनाव में हैं, जबकि भीतर स्थिति अधिक गहरी हो सकती है। अब भावनात्मक संकेतों को देखें। यदि छात्र अत्यधिक निराश रहने लगे, छोटी बातों पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया देने लगे या मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव दिखने लगे, तो ये ध्यान देने योग्य है। कभी कभी वो भावनात्मक शून्यता महसूस करता है, न खुशी न दुख, बस खालीपन। असफलता का डर इतना बढ़ जाता है कि प्रयास करने से भी डरने लगता है। जो गतिविधियां उसे पहले खुशी देती थी, जैसे खेलना, चित्र बनाना, दोस्तों से मिलना, उनमें उसकी रुचि समाप्त होने लगती है। तीसरा स्तर है शारीरिक संकेतों का। मन का दबाव शरीर के माध्यम से भी व्यक्त होने लगता है। बार बार सिर दर्द, पेट दर्द, थकान, नींद में गड़बड़ी, भूख में बदलाव, ये सब केवल शारीरिक समस्याएं नहीं बल्कि मानसिक तनाव के संकेत भी हो सकते हैं। कई बार अस्पष्ट शारीरिक दर्द होते हैं जिनका कोई चिकित्सीय कारण नहीं मिलता, लेकिन वे भीतर के तनाव को व्यक्त कर रहे होते हैं। अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन समझना अत्यंत आवश्यक है। कई बार छात्रों की मानसिक स्थिति को सबसे अधिक नुकसान बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि उन वयस्कों की प्रतिक्रिया पहुंचाती है जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते हैं। इसे हम अस्वीकृति की समस्या कह सकते हैं।
जब कोई छात्र मानसिक दबाव, चिंता या अवसाद से गुजर रहा होता है तो उसे सबसे पहले आवश्यकता होती है सहानुभूति की, समझ की और भावनात्मक सुरक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य से कई बार होता इसका उल्टा है। मान लीजिए एक छात्र अपने माता पिता से कहता है कि उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, वो बहुत दबाव महसूस कर रहा है। यदि जवाब में उसे सुनने को मिले, ये सब बहाने हैं, हमारे समय में इससे ज्यादा दबाव था, कमजोर मत बनो, तो ये प्रतिक्रिया उसके दर्द को कम नहीं करती बल्कि उसे और गहरा कर देती है। इसी तरह स्कूल में यदि शिक्षक केवल प्रदर्शन देखे, मनोदशा नहीं, और लगातार डांट, तुलना या तिरस्कार के माध्यम से प्रतिक्रिया दे, तो छात्र भीतर से और असुरक्षित हो जाता है। ये प्रतिक्रिया विनाशकारी इसलिए है क्योंकि छात्र पहले से ही दो स्तरों पर संघर्ष कर रहा होता है। एक ओर बाहरी शैक्षणिक दबाव और दूसरी ओर आंतरिक मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां जैसे चिंता या अवसाद। जब ऐसे समय में उसे सहारा मिलने के बजाय अस्वीकृति मिलती है तो उसके भीतर भ्रम और शर्म की एक नई परत जुड़ जाती है। वो सोचने लगता है, शायद सच में गलती मेरी ही है, शायद मुझ में ही कमी है, मैं ही कमजोर हूँ। यह आत्मदोष की भावना बहुत खतरनाक होती है। धीरे धीरे ये स्थिति खतरनाक बढ़ोतरी की ओर जा सकती है। जो समस्या प्रारंभ में सामान्य चिंता के रूप में शुरू हुई थी, वो गंभीर अवसाद का रूप ले सकती है। लगातार अस्वीकृति और भावनात्मक अकेलेपन की स्थिति में कुछ छात्रों में गहरे मानसिक विकार विकसित होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। जब भीतर संघर्ष हो और बाहर मान्यता न मिले तो व्यक्ति स्वयं से भी कटने लगता है। सबसे गंभीर स्थिति तब उत्पन्न होती है जब छात्र स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि न कोई समझ रहा है, न कोई सुन रहा है और न ही कोई रास्ता बचा है। ऐसे क्षणों में कुछ छात्र ऐसे चरम कदम भी उठा सकते हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। यही कारण है कि परामर्श केवल छात्रों के लिए ही आवश्यक नहीं है। माता पिता, शिक्षक और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह सीखने की आवश्यकता है कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर संवेदनशील प्रतिक्रिया कैसे दी जाए, क्योंकि कई बार उपचार की शुरुआत दवाइयों से नहीं बल्कि एक संवेदनशील संवाद से होती है, एक धैर्यपूर्ण सुनने से होती है और एक भरोसा दिलाने से होती है कि तुम अकेले नहीं हो। जब वयस्क अस्वीकृति नहीं, स्वीकार्यता देते हैं, तभी रिकवरी संभव होती है। अब तक हमने दबाव, डर, निराशा और मानसिक संघर्ष की बात की, लेकिन अब हम उस आशा की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी चर्चा का सबसे सकारात्मक पक्ष है, और वो है समाधान। अच्छी खबर यह है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई जन्मजात गुण नहीं है जिसे केवल कुछ लोग ही लेकर आते हैं। इसे सिखाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है और अभ्यास के माध्यम से मजबूत बनाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए किसी महंगे उपकरण, जटिल प्रशिक्षण या विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। कई बार छोटे छोटे सरल हस्तक्षेप मानसिक स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। आवश्यकता केवल निरंतर अभ्यास और कोमल प्रोत्साहन की होती है। सबसे पहला और अत्यंत प्रभावी तरीका है सचेत श्वास। जब छात्र तनाव में होता है तो उसकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। यदि उसे गहरी, धीमी और जानबूझकर श्वास लेना सिखाया जाए तो शरीर का पैरासिम्पैथेटिक तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो स्वाभाविक रूप से चिंता को कम करता है। उदाहरण के लिए, परीक्षा से पहले यदि छात्र केवल 2 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करे तो उसका मन वर्तमान क्षण में लौट आता है और घबराहट कम होने लगती है। दूसरी तकनीक है विराम विधि। कई बार छात्र तनाव में तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। यदि उन्हें सिखाया जाए कि प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुके, सांस ले, सोचे, तो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक मानसिक स्थान बनता है जहां से सचेत और संतुलित निर्णय निकल सकता है। तीसरा तरीका है स्वस्थ ध्यान भटकाव। जब छात्र बार बार एक ही नकारात्मक विचार में उलझा रहता है तो उसे उसी विचार से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यहाँ ध्यान को सकारात्मक गतिविधियों की ओर मोड़ना सहायक होता है, जैसे टहलना, खेलना, चित्र बनाना, पौधों की देखभाल करना। ये पलायन नहीं बल्कि मानसिक रीसेट होता है। संगीत और ध्वनि भी एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। शांत, मधुर या प्रेरक संगीत कुछ ही मिनटों में मनोदशा बदल सकता है। कई छात्र पढ़ाई के बीच हल्का वाद्य संगीत सुनकर तनाव को संतुलित कर लेते हैं। संकट के क्षणों में संगीत भावनात्मक विनियमन का माध्यम बन सकता है। इसके बाद आता है प्रेरक इनपुट। कई बार एक छोटा सा वाक्य, एक सकारात्मक संदेश या एक प्रेरक संवाद छात्र की सोच बदल सकता है। जब उसे याद दिलाया जाता है कि वो सक्षम है, कि असफलता स्थायी नहीं है, कि प्रयास का मूल्य है, तो उसका दृष्टिकोण पुनः संतुलित होने लगता है। और अंत में एक अत्यंत मानवीय लेकिन गहरा प्रभाव डालने वाला साधन है शारीरिक आश्वासन।
कभी कभी एक गले लगाना, कंधे पर हाथ रखना या बस इतना कहना, चिंता मत करो, अगली बार होगा, छात्र को वो भावनात्मक सुरक्षा दे देता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि कई बार समाधान शब्दों में नहीं, संवेदना में छिपा होता है। इस प्रकार ये छोटे छोटे उपकरण यदि नियमित रूप से अपनाए जाएं, तो वे छात्रों की भावनात्मक मजबूती को गहराई से विकसित कर सकते हैं और सचमुच बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं। यदि हमें सचमुच छात्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करना है, तो ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक साझा उत्तरदायित्व है जिसे हमें मिलकर निभाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं माता पिता की। माता पिता बच्चे के जीवन का पहला भावनात्मक आधार होते हैं, इसलिए सबसे आवश्यक है बिना किसी निर्णय के सुनना। जब बच्चा अपनी बात कहे तो उसे बीच में रोका न जाए, उसे आंका न जाए, बल्कि उसे महसूस कराया जाए कि उसकी बात महत्वपूर्ण है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि बच्चे का मूल्य केवल परीक्षा के अंकों से तय नहीं होता। उसके प्रयास, उसका विकास, उसकी नीयत, इन सब की सराहना होनी चाहिए। और यदि कभी माता पिता स्वयं अभिभूत महसूस करें या यह न समझ पाए कि बच्चे का समर्थन कैसे करें, तो सहायता लेना भी उतना ही परिपक्व कदम है। अब शिक्षकों की भूमिका। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते, वे व्यक्तित्व गढ़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि वे छात्र को केवल अकादमिक प्रदर्शन से न आंकें, बल्कि उसे समग्र रूप से देखें। हर छात्र को ये स्थान मिलना चाहिए कि वो अपनी समस्याएं व्यक्त कर सके। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों के लिए पहल करना भी समय की मांग है। और सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षकों के शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक वाक्य छात्र को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अब काउंसलरों की भूमिका। काउंसलर इस पूरी प्रक्रिया के संवेदनशील सेतु होते हैं। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना होगा ताकि छात्र सहायता लेने में संकोच न करें। उन्हें छात्रों को व्यवहारिक भावनात्मक उपकरण देने होंगे, जैसे तनाव प्रबंधन, भावनात्मक विनियमन, आत्म जागरूकता। साथ ही परिवारों के साथ काम करके सहायक घरेलू वातावरण तैयार करना भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आवश्यकता पड़ने पर पेशेवर मदद की सिफारिश करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई फैशन शब्द नहीं है, कोई विलासिता नहीं है। यह आज के छात्रों के लिए एक अनिवार्य जीवन कौशल है। जैसे जैसे वे वयस्कता की चुनौतियों का सामना करेंगे, हमारी भूमिका उन्हें लचीला, दयालु, धैर्यवान और आत्म जागरूक बनाना है। उन्हें प्रतिस्पर्धा करना सीखना है, लेकिन बिना शत्रुता के। उन्हें सफल होना है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर नहीं। याद रखिए, वयस्कता चुनौतियां अवश्य लाएगी। हमारा कार्य बच्चों को कठिनाइयों से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे भावनात्मक उपकरण देना है जिनकी सहायता से वे हर परिस्थिति को ताकत, आशा और बुद्धिमत्ता के साथ नेविगेट कर सकें। आइए हम मिलकर ऐसी पीढ़ी का निर्माण करें जो जीवन के दबावों का सामना डर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और गरिमा के साथ करे। आइए बातचीत शुरू करें, आइए बच्चों को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बनाएं। ये पहल राजीव और जगवंत द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी के अंतर्गत संभव हो पाई है। यदि आपको ये संदेश सार्थक लगा हो तो इसे साझा करें, आगे बढ़ाएं और इस परिवर्तन का हिस्सा बनें।